नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में राष्ट्रगान के अपमान पर मचे राजनीतिक घमासान की, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठते सवालों की, देखेंगे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण बिल पर हुए हंगामे को, संभल में खड़े हुए नए विवाद को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के एक और बड़े ऐलान को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में हुआ बड़ा फेरबदल। पीएसी की बैठक में सौरभ भारद्वाज को मिली दिल्ली की जिम्मेदारी, मनीष सिसोदिया संभालेंगे पंजाब। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में यूनिवर्सिटी के कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। बीजेपी नेताओं ने पति शब्द को बताया गलत। कर्नाटक सरकार में मंत्री एन राजन्ना का बड़ा दावा, कहा राज्य में केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाया गया। गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना पर उठाए सवाल, बोली आयुष्मान कार्ड होते हुए भी पैसा देकर कराना पड़ता है इलाज। महाराष्ट्र में एनडीए के 5 नेताओं ने विधान परिषद सदस्य के रूप में ली शपथ। विधानसभा चुनाव के बाद खाली थी सीटें। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। बिहार में चुनाव से पहले सियासी माहौल सेट होने लगा है। सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर हमले भी तेज कर दिए हैं। इस बीच एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार विवादों में घिर गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरकर सीधे इस्तीफे की मांग कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर फंस गए हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है, जिसने बिहार की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। साथ ही एक बार फिर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर उठते सवालों को तेज कर दिया है। दरअसल सीएम का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो राष्ट्रगान के बीच प्रदेश के आला अधिकारी को टोकते नजर आ रहे हैं। इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश का वीडियो शेयर करके उन्हें मानसिक रूप से अचेत बता दिया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए सीधे इस्तीफे की मांग कर डाली। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। ये मामला यही शांत नहीं हुआ, बल्कि बिहार विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को नीतीश के राष्ट्रगान के अपमान करने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर खूब बवाल भी देखने को मिला। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हाथ में बैनर लिए खड़े दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा, लाडले सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, लाडले सीएम पर पीएम क्या कहेंगे। भारत माता की जय करने वाले बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम भी गायब हैं। कल हम सबका सिर झुक गया। इंडिया की राजनीति में पहली ऐसी घटना है जहां राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राष्ट्रगान को अपमान करने वाले को 3 साल की सजा होती है। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग खराब है तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बेटा नहीं बनता तो किसी दूसरे को अपनी कुर्सी सौंप दे। सीएम नीतीश की इस हरकत पर लालू यादव ने भी एक्स पर पोस्ट में लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है। वहीं एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने फेसबुक पर लिखा, जिस तरह से आज हुजूर की ओर से राष्ट्रगान का घोर अपमान किया गया है, राज्य के सभी लोगों को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। इस तरह सड़क से सदन तक नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। फिलहाल नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश मिलने की घटना पर भयंकर बवाल मच गया है। इस खबर ने एक तरफ तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठा दिए, तो वहीं दूसरी तरफ जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठा दिए हैं, जिस पर विवाद अब घिराता जा रहा है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर सवाल किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में बेशुमार कैश मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला सामने आने के बाद एक्शन लेते हुए जज का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं अब इस मामले पर बयान भी आने शुरू हो गए हैं। दरअसल पिछले दिनों जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी। उस समय जज घर पर मौजूद नहीं थे। परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग बुझाने के बाद नुकसान का जायजा लेते समय कर्मचारियों को एक कमरे में बड़ी मात्रा में कैश मिला। पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई। बाद में जस्टिस के आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने की सूचना सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को मिली। इस पर चीफ जस्टिस ने तुरंत अपने साथ ही 5 वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम की बैठक बुलाई और जजों ने
जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया। वहीं कॉलेजियम में इस बात पर भी सहमति बनी कि जस्टिस वर्मा का सिर्फ ट्रांसफर कर देना काफी नहीं है, मामले में आगे की कार्रवाई की जरूरत है। कॉलेजियम में शामिल कुछ जजों ने कहा कि अगर इस तरह की गंभीर घटनाओं को तबादले के साथ छोड़ दिया जाता है तो इससे न केवल न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी, बल्कि संस्थान में लोगों का अटूट विश्वास भी खत्म हो जाएगा। हालांकि इस घटना पर सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसे लेकर चिंता जाहिर की और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीर बताया। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर मिले कैश की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए। सिब्बल ने न्यायतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीर बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की वकालत की। कपिल सिब्बल ने कहा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। ये बात देश के कई वरिष्ठ वकीलों ने पहले भी कही है। ये समस्या सालों से चली आ रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे देश के सीनियर काउंसिल और वकीलों ने पहली बार उठाया है। ये सब सालों से चला आ रहा है। सिब्बल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सावधानी के साथ पूरी करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान देना शुरू करे कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है। इस तरह जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश ने न्यायपालिका पर सवाल उठा दिए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है, जिस पर भाजपा विधायकों ने सदन में खूब बवाल मचाया। साथ ही आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताते हुए बिल को फाड़ भी दिया। तो पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा दांव चलते हुए कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का ऐलान किया, जिस पर राज्य की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया। बीजेपी ने सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन तमाम विरोध और रुकावटों के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार 21 मार्च को कर्नाटक विधानसभा में बिल को पास कर दिया। इसके साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ा बिल भी पास कर दिया गया, लेकिन बिल को पास करते सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी विधायकों ने बिल का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। इतना ही नहीं, बिल को लेकर हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी विधायकों ने बिल की कॉपी तक फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंक दी। बीजेपी विधायकों ने कहा कि वो इस बिल को कानूनी तौर पर चुनौती देंगे। बता दें, हनी ट्रैप कांड को लेकर विधानसभा में मचे बवाल के बीच इस बिल को पास किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सदन में वेल में घुसकर सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वो स्पीकर की सीट पर चढ़ते हुए अपना विरोध प्रदर्शन तेज करते देखे गए। जानकारी के लिए बता दें, इस बिल के प्रोविजन के मुताबिक मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर्स में 4% का कोटा मिलेगा, जिससे वो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहकर विरोध कर रही है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि इस बिल को वापस होने तक वो इसका लगातार विरोध करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि कर्नाटक सरकार का इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि इससे पहले भी कर्नाटक सरकार इस बिल का समर्थन कर चुकी है, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के बाद इसे वापस ले लिया गया था। ऐसे में कर्नाटक सरकार के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पिछले साल मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही यूपी का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी कड़ी में अब पुलिस ने सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिस पर यूपी कैबिनेट के मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो क्यों नेजा मेले को लेकर बड़ा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के संभल में हर साल होली के मौके पर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेले का आयोजन किया जाता है, जिस पर पुलिस प्रशासन की रोक के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, संभल में ये मेला 25 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले इस पर रोक लगा दी गई, जिससे एक बार फिर संभल में हालात तनावपूर्ण हो गए। वो भी ऐसे वक्त में जब पिछले साल मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की जान जाने के बाद से संभल में हालात नाजुक बने हुए। मेले पर रोक लगाने पर पुलिस का कहना है कि किसी भी आक्रमणकारी के नाम पर मेला नहीं लगेगा और ऐसा करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने योगी प्रशासन के इस फैसले की आलोचना की है। अखिलेश यादव ने कहा, हर धर्म और जाति के लोग नेजा मेला में मिलते जुलते हैं। अगर कुंभ की तारीफ की जा रही है तो दूसरे मेलों की क्यों नहीं। उधर मेला के लिए आयोजकों को अनुमति नहीं दी जाने के बाद पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही, जहां मेला लगता है वहां भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सीओ अनुज चौधरी पीएसी और आरएफएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है। बताते चले, संभल के सदर कोतवाली के चमन सराय मोहल्ले में होली के दशकों बाद से ये मेला आयोजित होता आ रहा है। हर साल सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेले का आयोजन किया जाता है, जिस पर आपत्ति जताने वाले पक्ष का कहना है कि सैयद सालार मसूद गाजी ने देश को नुकसान पहुँचाया था, इसलिए उनके नाम पर मेले का आयोजन कर उनका महिमामंडन करना सही नहीं है। वहीं मामले पर योगी कैबिनेट के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में मंदिर बन पाया। काशी और मथुरा को भी एक नया रूप दिया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।
हमारी सरकार ने गुलामी के प्रतीक को खत्म करने का प्रयास किया है और आक्रांताओं के नाम पर उनके स्मारकों को महिमामंडित करने का काम भी खत्म किया है। ऐसे में देखना होगा कि संभल में अब इस नए विवाद पर किस तरह से माहौल गरमाया है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप लगातार अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस बीच ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर एक और बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया है कि अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ दो, वरना इसका खामियाजा चुकाना होगा। तो अवैध प्रवासियों को लेकर क्या है ट्रंप का नया ऐलान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को लेकर सत्ता संभालने के बाद से ही सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पहले भारत सहित तमाम देशों के नागरिकों को बाहर का रास्ता दिखाया, जिस पर बवाल अब तक जारी है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए तरीके से अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने की रणनीति बनाई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को CBP होम ऐप लॉन्च करने की घोषणा की, जिसके जरिए अवैध प्रवासियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बता दें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने की अनुमति देता है। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो लोग इस विकल्प का उपयोग करके खुद निर्वासन नहीं करते, उन्हें जबरन निष्कासन का सामना करना पड़ेगा और उनके फिर से प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध भी लग सकता है। हालांकि ट्रंप ने ये संकेत भी दिया कि जो व्यक्ति खुद से देश को छोड़ने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का अवसर भी मिल सकता है। यानी तानाशाही को बढ़ावा देते हुए ट्रंप ने ये बताया कि जो उनकी बात मानेगा तो वो फायदे में रहेगा और जो उनके फैसलों का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बात करें CBP होम ऐप की, तो बाइडेन प्रशासन के वक्त इसका नाम CBP वन ऐप हुआ करता था, जिससे जो बाइडेन ने शुरू किया था। ये ऐप कानूनी रूप से अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देता था, लेकिन ट्रंप ने इसे बदलकर अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का प्लेटफॉर्म बना दिया। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि CBP वन ऐप का उपयोग करके 10 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले की खूब आलोचना की जा रही है, क्योंकि ये घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब पहले ही शिक्षा विभाग पर ट्रंप के एक फैसले से बवाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है, लेकिन उनकी पहचान या उनके खिलाफ सबूतों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। इसके चलते प्रवासियों के परिवारों और नागरिक अधिकारों समूहों ने प्रशासन की आलोचना की है। उनका तर्क है कि ये कदम नागरिक स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस फैसले का और क्या असर देखने को मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।